हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक सुपर विंटेज गेम की है 1512 की। और यहाँ इस गेम के बारे में मुझसे वीडियो बनाने के लिए अजीज़ मौला भाई ने कहा था। फ्रेंड्स, सन 1512 की ये गेम रोम इटली में खेली गई थी और यहाँ एक अननोन खिलाड़ी के सामने थे पोर्चुगीज़ खिलाड़ी पेद्रो दमियानो, जो कि अपने समय में पेशे से एक फार्मासिस्ट थे। उन्होंने चेस के बारे में कुछ सबसे पहली किताबें लिखी थी और उनकी एक फेमस किताब है क्यूस्तो लिब्रो ए दा इम्प्रारे ग्यूकेरे असचका की एथेदिली प्रतीति है, जो कि इटालियन भाषा में लिखी गई थी। इस किताब में दमियानो ने चेस के रूल्स को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने चेस स्ट्रेटजी पर एडवाइस दी हैं। इवन कुछ चेस प्रॉब्लम्स भी थी और कुछ चेस ओपनिंग्स को भी एनालाइज किया था। और ये सबसे पहली किताब थी जिसमें बोर्ड को किस तरह से रखा जाए इसके बारे में बताया गया था। उन्होंने कहा था कि वाइट के राइट हैंड साइड पर वाइट स्क्वायर होना चाहिए। दमियानो ने सजेस्ट किया था कि चेस वॉज इन्वेंटेड बाय ज़र्क्सीज, जिसकी वजह से पोर्चुगीज़ में चेस को ज़द्रेज कहा जाता है और स्पेनिश में अख्तरेज। लेकिन सच्चाई हम सभी जानते हैं कि चेस या शतरंज संस्कृत शब्द चतुरंग से निकला है और यह भारत से पूरी दुनिया में फैला है। फ्रेंड्स, पेद्रो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने कहा था कि E4 के बाद नेचुरल मूव E5 होना चाहिए और उसके बाद अगर वाइट यहाँ अपने नाइट को F3 स्क्वायर पर लेकर आए तो ब्लैक को नाइट C6 करना चाहिए, ना कि D6। और उन्होंने पहली बार कहा था कि F6 मूव तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारी ये गेम कुछ इसी F6 मूव के ऊपर है जो उन्होंने एक अननोन खिलाड़ी के सामने 1512 में खेली थी। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की पेद्रो दामियानो ने E4 के साथ। तो यहाँ अननोन प्लेयर यानी ब्लैक ने कहा चला E5, नाइट F3 और अब यहाँ ब्लैक ने किया F6। अकॉर्डिंग टू पेद्रो यहाँ ब्लैक को नाइट C6 करना चाहिए था, लेकिन जब ब्लैक ने यहाँ F6 चला तो पेद्रो दामियानो की फेमस लाइन नाइट टेक्स E5, उन्होंने यहाँ अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। और यहाँ इस नाइट सेक्रीफाइस के बाद ब्लैक को क्या करना चाहिए था? एटलीस्ट उन्हें इस नाइट को नहीं लेना चाहिए था। उन्हें यहाँ अपनी क्वीन को मूव करना चाहिए था E7 स्क्वायर पर, ताकि वो यहाँ इस गेम का बैलेंस बिल्कुल बरकरार रख सके। और अगर यहाँ से एक गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ क्या करेगा? नाइट C4, देन क्वीन टेक्स C4 चेक, तो नाइट E3। और इस तरह यहाँ ब्लैक इस गेम को इक्वल रखने की कोशिश कर सकता था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया F टेक्स C5 और इसके बाद यहाँ पेद्रो को मौका मिला क्वीन H5 चेक करके ब्लैक के किंग को मूव करवाने का, क्योंकि ब्लैक यहाँ G6 तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अदरवाइज क्वीन टेक्स C5 चेक और यहाँ वाइट का अटैक इस रुख पर होगा। तो क्वीन E7, देन क्वीन टेक्स H8, क्वीन टेक्स C4 चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाइट यहाँ अपने किंग को मूव कर लेगा D1 स्क्वायर पर। तो ब्लैक ने यहाँ किया किंग E7, लेकिन इसके बाद क्वीन टेक्स C5 चेक और अब ये किंग सिर्फ F7 स्क्वायर पर ही जा सकता है। और इसके बाद ब्लैक की मुसीबतें बढ़ती ही चली गई। बिशप C4 चेक, तो D5, देन बिशप टेक्स D5 चेक, किंग G6। और अब क्या यहाँ वाइट किसी तरह की और चेक्स दे सकता है? ज़रूर दे सकता है। वो यहाँ अपने इस F पॉन को आगे पुश करके ब्लैक के किंग को एक कॉर्नर में ट्रैप कर सकता है और ब्लैक का किंग एक कॉर्नर में ट्रैप भी हो चुका है। लेकिन क्या वाइट के पास यहाँ इस F पॉन को आगे पुश करने के अलावा भी कोई दूसरी ऑप्शन है? एक ऑप्शन और है कि वाइट यहाँ अपने इस H पॉन को आगे पुश कर दे और अगला मूव यहाँ H5 का ही होगा। तो H5 यहाँ ब्लैक को करना ही होगा। बिशप टेक्स B7 यहाँ वाइट कर सकता है ब्लैक के इस बिशप को डिफ्लेक्ट करवाने के लिए। और अब अगर यहाँ ब्लैक इस बिशप को ले बिशप टेक्स B7 तो उसके बाद क्वीन F5 चेक और ये किंग सिर्फ H6 स्क्वायर पर, लेकिन इसके बाद D4 चेक, ऑलमोस्ट चेकमेट। और इस चेक से बचने के लिए G5 ही करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद बिशप टेक्स G5 चेक, किंग क्वीन पर फॉक, तो किंग G7, देन बिशप टेक्स D8। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा करके ब्लैक यहाँ चेकमेट से बच सकता है। तो यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक को पहले अपनी क्वीन को मूव करना होगा F7 स्क्वायर पर, लेकिन इसके बाद बिशप B4 चेक के ब्लैक यहाँ एक या दो चेक्स दे सकता है, देन C3 और बिशप को हटना ही होगा सपोज E7 स्क्वायर पर। तो H टेक्स G5 चेक, बिशप टेक्स G5, देन रूक टेक्स H5 चेक, एडमिट। यहाँ इस H पॉन के आगे बढ़ने के बाद ब्लैक काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, लेकिन F पॉन को आगे पुश करने के बाद तो ब्लैक की मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पेद्रो ने किया था F4, देन H6। ओके, और क्या अभी भी यहाँ वाइट इस B7 पॉन को ले सकता है? माइट भी, लेकिन यहाँ पेद्रो ने किया F5 चेक और क्यों ना करें, लगभग वे चेकमेट करने ही वाले हैं इस गेम को। और अब ये किंग कहाँ जाएगा?
ब्लैक ने अपने किंग को h7 स्क्वायर पर प्लेस किया, लेकिन इसके बाद बिशप f7 और यहाँ अब अगले मूव में सीधा चेकमेट की तरह, क्योंकि ब्लैक के किंग के जाने के लिए अब कोई भी स्क्वायर नहीं होगा। तो ब्लैक ने यहाँ किया नाइट e7, देन क्वीन g3, और अब ये वाइट की क्वीन यहाँ इस g3 स्क्वायर पर क्या करने गई है। इस g6 स्क्वायर पर तो ब्लैक का ही नाइट आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ ब्लैक के लिए बेस्ट मूव होता क्वीन d6, और इस गेम में जो सारी डैमेज अब तक हुई है उसे यहाँ ब्लैक मैनेज कर सकता था। उसे यहाँ ज़रूर अपने इस g6 स्क्वायर की डिफेंस का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया नाइट एट b गोज़ टू c6, लेकिन यहाँ इसके बाद क्वीन g6 चेक, और अब इस चेक से बचने के लिए ब्लैक के पास सिर्फ एक ही मूव है, नाइट टेक्स g6, लेकिन f टेक्स g6 चेक, एंडमेट। फ्रेंड्स, मैंने कभी बिशप और पॉन से किंग को चेकमेट होते हुए नहीं देखा। यहाँ 1512 में खेली गई इस गेम में, यानी इतनी पुरानी गेम में ये काम हो चुका है। फ्रेंड्स, चेस में एक बड़ी फेमस लाइन है जो आप सभी लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि अगर आपको चेस में कोई बेस्ट मूव मिले तो आप उससे बेहतर मूव ढूंढने की कोशिश करें। और सब लोग यही समझते हैं कि लाइन पहली बार मैनुअल लास्कर ने कही थी, लेकिन एग्जैक्टली यही लाइन दमियानो की किताब में आपको देखने को मिल सकती है। दमियानो ने गुइको पियानो, पेट्रियॉफ और क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड को भी एक्सप्लेन किया है अपनी बुक्स के अंदर। और मैं यहाँ इस वीडियो को एंड करने से पहले अजीमुल्ला भाई का ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी पुरानी और इतनी इंटरेस्टिंग गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। सो होपफुली फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।